जय हिंद। आइए लेक्चर नंबर 2 को देखते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1967। अब तक हमने देखा सर एक्ट का मतलब, ठीक है, टैक्स का मतलब। अब हम देखेंगे 1961 का मतलब क्या है, ठीक है। 1961 का लॉ 2021 में पढ़ रहे हैं, क्यों? इसका रीज़न क्या है? रीज़न अमेंडमेंट्स इन बजट। वो 1961 का लॉ था इनकम टैक्स का, और ये अमेंडमेंट के साथ अपडेटेड लॉ है 2021 का, ठीक है। चेंज इन बजट, बजट में जब भी बजट बनता है, ठीक है, कौन सा एक्ट से है, वो सारी चीज़ों की वजह से चेंजिंग आता है जब भी बजट बनता है। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। बजट कैसे बनता है? बजट किस एक्ट के वजह से बनता है? फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। ये बनाता है बजट, इसके हेल्प से बनता है, इस एक्ट के वजह से, हेल्प से, ठीक है। बजट डेट हर साल 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जाता है बाय फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। बजट दो आता है इलेक्शन ईयर में, ठीक है। एक तो फाइनल बजट, ये हर साल आता है, एवरी ईयर बजट ओनली, बट इंटरिम बजट ऑन इलेक्शन ईयर, ठीक है। वैलिडिटी 6 मंथ अप्रॉक्स होता है। 2 बजट आता है ऑन इलेक्शन ईयर, ठीक है। चेंजेस इन रेस्पेक्ट टू फाइनेंस एक्ट, ठीक है। फिर इसी में कुछ चेंज करके वो चीज़ों को फाइनल इंटरिम बजट में ही कुछ चेंजिंग ला करके फाइनल बजट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए सर, डायरेक्ट टैक्स एप्लीकेबल फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर, ठीक है। फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर, अगले साल का फर्स्ट दिन से लागू होगा, ठीक है। हेंस इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड इनकम टैक्स रूल 1962 बन तो गया था सर 1961 में, ठीक है, बट लागू कब हुआ? 1962 का अप्रैल 1962 से लेके मार्च 1963 तक, ठीक है। और यहीं आप जब आएंगे इनडायरेक्ट टैक्स में, तो एप्लीकेबल फ्रॉम मिडनाइट अनलेस नोटिफाइड। ये मिडनाइट से भी फॉलो हो जाता है, सिर्फ नोटिफिकेशन डालिए और बस ये चालू हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले स्लाइड पे आते हैं। लास्ट बजट डेट 1 फरवरी 2020 को आया था, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेबल अप टू 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक ये लागू है, ठीक है। हेंस स्टूडेंट प्रिपेयर फॉर मई 21 या नवंबर 21 2021 और 2022 का, ठीक है, 21 to 22 वो लोग के लिए वो लागू होगा, ठीक है। जो मई अटेम्प्ट और नवंबर अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए बजट 2020, ठीक है, एप्लीकेबल है। ओके सर। ठीक है, ये क्या है? प्रीवियस ईयर था उसका, और ये असेसमेंट ईयर होगा, ठीक है। टैक्स पेड ईयर है, जैसे एक मिनट क्लियर करके समझाते हैं। जैसे देखिए, बजट आ गया 1 फरवरी 2020 को, ठीक है। इसका प्रीवियस ईयर क्या है सर? 1 अप्रैल से 31 मार्च 2021 तक, ये इसका प्रीवियस ईयर है। असेसमेंट ईयर मतलब वो ईयर जिसमें टैक्स पेड करेंगे, वो ईयर कौन सा होगा सर? 2021 से, मतलब 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक। इसीलिए मई 21 और नवंबर अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है बजट 2020 ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि प्रेजेंट किए हैं 1 फरवरी 2020 को, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ ध्यान देते हैं जल्दी से। 1961 हो गया, एक्ट हो गया सर, टैक्स हो गया सर, इनकम भी जान लें
थोड़ा सा इनकम के बारे में। इनकम मीन्स रिसीप्ट। हर रिसीप्ट इनकम नहीं होती, ठीक है। रिसीप्ट कितने प्रकार के होते हैं सर? 2 प्रकार के, कैपिटल रिसीप्ट, रेवेन्यू रिसीप्ट। कैपिटल रिसीप्ट आर नॉट चार्जेबल टू टैक्स अनलेस स्पेसिफिकली टैक्सेबल। इनकम तो है बट फ्यूचर में रिटर्न करना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे लोन लिए हैं, इनकम है, बट लिए हैं तो ये लाइबिलिटी है तो देना पड़ेगा, उसी तरह लाइबिलिटी, ठीक है। कैपिटल, पर्सनल अफेक्ट्स, घर का सामान, अपना किडनी, भाई ये सब मेरा कैपिटल रिसीप्ट है, ठीक है। अगर लिए हैं तो वो चुकाना पड़ेगा, इसलिए इस पे टैक्स चार्ज नहीं होता है, क्योंकि एक बार तो भाई साहब हो ही गया, वहाँ तो वो मेरा तो है ही नहीं, हम उसको रिटर्न दे रहे हैं इसलिए, ठीक है। और रेवेन्यू रिसीप्ट आर ऑलवेज टैक्सेबल अनलेस डिडक्शन और एग्जम्पशन इज इफ अवेलेबल। रेवेन्यू रिसीट पे जो भी एग्जम्पशन या डिडक्शन अवेलेबल है, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ों पर चार्ज होता है टैक्स, ठीक है। ऑल रिसिप्ट विच आर नॉट कैपिटल रिसिप्ट आर कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। एग्जाम्पल टी ए कुरेशी केस लॉ वाला रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है, इससे कोई लेन देन नहीं है, टैक्स चार्ज होगा। इनकम टैक्स को रिकरिंग नॉन रिकरिंग से कोई मतलब नहीं है, उसको चार्ज करने से मतलब है। भाई पैसा चाहिए कहीं से भी है, कैसे भी है ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इससे पहले हमने सारी चीज़ पढ़ लिया। इनकम टैक्स एक्ट 1961 पूरा कंप्लीट। इनकम भी हो गया, टैक्स भी हो गया, एक्ट भी हो गया 1961, और रूल 1962 क्यों, वो भी हो गया। तो चलिए अब अगले पार्ट पर बढ़ते हैं, ठीक है। सोर्सेज ऑफ इनकम। Sources of income are unlimited. These are classified in 5 head as per section 14. सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग 5 हेड इसका है। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी HP, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशंस PGBP, कैपिटल गेन्स CG, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज IFOS, ठीक है। ये 5 हेड है। वैसे तो बहुत सारे सोर्स हैं कमाने का, बट मेन हेड 5 है, ठीक है। डिडक्शन और एग्जम्पशन का मतलब क्या होता है सर? डिडक्शन और एग्जम्पशन का मतलब पार्शियल एग्जम्पशंस डिडक्शन आर अवेलेबल हेडवाइज आउट ऑफ टोटल इनकम, ठीक है। जैसे सेक्शन 80C to 80U के तहत डिडक्शन दिया हुआ है, किन किन चीज़ों पर डिडक्शन अवेलेबल है, ठीक है। पार्शियल एग्जम्पशन मतलब कुछ कुछ चीज़ों पर नहीं लगेगा, ठीक है, सिर्फ कुछ कुछ केसेस में नहीं लगेगा, उसको कहते हैं डिडक्शन। एग्जम्पशन मीन सम इनकम 100% एग्जम्प्ट। किस किस चीज़ पर इनकम टैक्स एग्जम्प्ट है, मतलब पूरा छोड़ ही दिया है कि इस पर लगेगा ही नहीं, ठीक है। ऑल सच इनकम्स विच आर एग्जम्प्टेड आर कवर अंडर सेक्शन 10 and 54। 10 and 54 में जिन जिन चीज़ों पर, ठीक है, एग्जम्पशन है, इस पर लगेगा ही नहीं, वो चीज़ वहाँ पर लिस्ट में दिया हुआ है। आगे देखते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम GTI और टोटल इनकम TI, ठीक है। इन दोनों में सर क्या है मतलब है? ग्रॉस टोटल इनकम सर किसको कहते हैं? इनकम ऑफ ऑल 5 हेड्स आफ्टर क्लबिंग एंड सेट ऑफ। जब ये पांचों चीज़ों को हम जोड़ देंगे सर, ये 5 को हम जोड़ देंगे, ठीक है, एक जगह। एग्जांपल सैलरी HP PGBP CG IFOS, तो इसको हम उस टाइम में क्या कहते हैं सर? ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। और सर टोटल इनकम तब क्या है? ग्रॉस टोटल इनकम में, ठीक है, ग्रॉस टोटल, इसको हम कहेंगे ग्रॉस टोटल इनकम GTI, ठीक है। जब हम पांचों को जोड़ देंगे, इन पांचों को जब हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो GTI। अब ग्रॉस टोटल इनकम में जब डिडक्शन को माइनस कर लेंगे आफ्टर डिडक्शन, ठीक है, तब वो जो इनकम आएगा उसको हम कहते हैं सर टोटल इनकम। एंड वी पेड टैक्स ऑन टोटल इनकम, ठीक है। ग्रॉस टोटल इनकम पर टैक्स पेड नहीं होता, ठीक है, टोटल इनकम पर पेड होता है, ठीक है। तो
पहले पाँचों हेड को जोड़ देंगे, क्या आ गया सर, GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें माइनस कर देंगे डिडक्शन जो दिया हुआ है, उसको माइनस करने के बाद जो आएगा सर वो है टोटल इनकम। ठीक है, टोटल इनकम, और उस पे सर हम पेड करेंगे क्या, टैक्स। ओके, चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। स्कोप ऑफ इंडिया, स्कोप ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, क्या क्या है सर, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल 1962, सर्कुलर एंड क्लैरिफिकेशंस, जुडिशियल डिसीजंस। ठीक है, यहाँ पे सर ख़त्म होता है हमारा डेमो लेक्चर 2 का सेशन 1। अब यहाँ से स्टार्ट होगा डेमो लेक्चर का सेशन 2। ठीक है, असेसी ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर। चलिए इससे पहले, इस पार्ट को समझने से पहले हम देखेंगे सर यहाँ ख़त्म। सेक्शन 1 में क्या लिखा है, द एक्ट इज़ कॉल्ड एन इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। सर होल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है, होल ऑफ इंडिया का मतलब है ये मेरे देश की धरती और मेरे 12 नॉटिकल माइल्स। इंडिया का तो मैप जो है सर वो तो हमारे पास है ही। ठीक है, थोड़ा यार डायग्राम थोड़ा खतरनाक है। ठीक है, इंडिया का तो जो पार्ट है उस पर तो है ही। ठीक है, और वाटर में 12 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स तक भी इनकम टैक्स ऑफिसर को यह हक है कि वो टैक्स चार्ज कर सकता है। और 200 नॉटिकल माइल्स तक एयर स्पेस में भी वो जो भी चीज़ होगा उस पे, ठीक है, जैसे एरोप्लेन से आप कुछ ले जा रहे हैं तो भी आपको इंडिया को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ लैंड पे बॉर्डर पे लागू नहीं है। ठीक है, वो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, चाहे बांग्लादेश इंडिया का बॉर्डर, इंडिया चाइना का बॉर्डर, जो बॉर्डर है वो होता है नो मैंस लैंड, नो मैंस लैंड। ठीक है, तो उस पर लागू नहीं होता है, तो वो चीज़ ध्यान रखेंगे। चलिए आगे आते हैं। यहाँ से VVI टॉपिक स्टार्ट होता है सर, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स किस पे चार्ज होगा। ठीक है, इस डेफिनेशन को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा सेक्शन 2 जो कि पर्सन। ठीक है, क्योंकि देखिए सेक्शन 4 क्या कहता है, सेक्शन 4, इनकम टैक्स इज पेएबल फॉर एनी असेसमेंट ईयर एट द रेट स्पेसिफाइड इन एनुअल फाइनेंस एक्ट in respect of total income of any person in the previous year। इसमें सर हमारा क्या क्या कवर हुआ है अभी तक, इनकम टैक्स, ठीक है, असेसमेंट ईयर अभी बाकी है, रेट स्पेसिफाइड ये भी बाकी है, टोटल इनकम सर पढ़ लिए। ठीक है, पर्सन बाकी है, प्रीवियस ईयर बाकी है। तो सर भी हमें कितना चीज़ें जानना है, 4। तब हम क्या समझ में आएगा, सेक्शन 4। तो पहले हम चलते हैं पर्सन पर। ठीक है, जो कवर होते हैं टैक्स के लिए, किन पे टैक्स लगेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मीन्स नेचुरल पर्सन कवर होता है। ठीक है, मीन्स मेल हो या फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो। ठीक है, या माइनर, एक साल का बच्चा या एक दिन का छोटा बच्चा भी, ठीक है, वो कवर होता है इनकम टैक्स में, इंडिविजुअल में। ठीक है, कोई भी जिंदा इंसान, कोई भी, बस वो जिंदा रहना चाहिए। ठीक है, उस पर इनकम टैक्स उसको इंडिविजुअल की कैटेगरी में डाल के टैक्स अपना वसूली कर लेता है। ठीक है, अगर वो कुछ इनकम जनरेट किया तो। ठीक है, इंडिविजुअल हो गया। नंबर 2 HUF। HUF टू स्कूल थॉट पर चलता है, इन दोनों तरह से स्टार्ट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि HUF के लिए आपको पीढ़ी दर पीढ़ी अगर वो चलते आ रहा तो ही है, वैसा नहीं है। अगर आप भी चाहें तो अभी से भी आप जनरेट कर सकते हैं।
ठीक है। HUF किस पे काम करता है? HUF सर इन दोनों थॉट पे चलता है। दया भागा एप्लीकेबल इन वेस्ट बंगाल, इंडिया के वेस्ट बंगाल पे दया भागा नाम जो है, इंडिया के वेस्ट बंगाल पे जो एप्लीकेबल है उसको कहते हैं दया भागा, ठीक है। वो फर्स्ट थॉट है, फर्स्ट स्कूल। एंड सेकंड मिताक्षरा एप्लीकेबल टू होल इंडिया, ठीक है। मिताक्षरा होल इंडिया पर एप्लीकेबल है। अब सर देखिए हाउ टू स्टार्ट HUF, ठीक है। हिंदू लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005 ये कहता है कि आप भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए सर कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कंडीशन है रिंगा रिंगा रोजेज़, मतलब आपको शादी करना पड़ेगा, ठीक है, अपना बर्बादी करवाना पड़ेगा, ठीक है। फिर जॉइंट बैंक अकाउंट होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, ठीक है। फिर जो भी आपका लड़का होगा ऑटोमेटिकली वो सर उसमें एग्जिस्ट कर जाएगा और वो ऐड हो जाएगा। जैसे देखिए हम समझाते हैं एग्जांपल ऐसे कैसे। मैरिज, मेरा एक फ्रेंड था देव, ठीक है, और उसका शादी हुआ एक वर्षा नाम की लड़की से, ठीक है। दोनों का मैरिज हुआ, जॉइंट बैंक अकाउंट दोनों का। अब जब मैरिज हो गया, ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा सर? इन दोनों का, देव एंड वर्षा का जॉइंट बैंक अकाउंट चाहिए, ठीक है। जॉइंट बैंक अकाउंट भी बनवा लिए। पैन कार्ड चाहिए सर, दोनों का पैन कार्ड होना चाहिए, ठीक है। ये तीनों कंडीशन अगर आप फुलफ़िल कर दिए, ठीक है, तो आप HUF स्टार्ट कर सकते हैं इन दोनों थॉट पर के अकॉर्डिंग, ठीक है। वेस्ट बंगाल में तो दया भागा, और अगर उसके अलावा आप किसी पार्ट में हैं तो मिताक्षरा के थॉट से, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जो इनका लड़का होगा, एग्जांपल मान लीजिए वासुदेव, ठीक है, जो बच्चा होगा वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा HUF बिजनेस में, ठीक है। लड़का, अगर जो भी लड़का होता है वो सिर्फ ओनली वन HUF में जा सकता है, बट जो गर्ल्स होती हैं वो दोनों HUF में ज्वाइन कर सकती हैं, अपने पति का भी और अपने पापा का भी, ठीक है। तो गर्ल्स के लिए दोनों फॉर्म, दोनों HUF खुला हुआ है, और बॉय के लिए सिर्फ एक, ठीक है, ओनली वन। अगला देखते हैं कंपनी। कंपनी कंपनी कैसा होना चाहिए सर? डोमेस्टिक कंपनी या फॉरेन कंपनी, इनके ऊपर भी लगेगा। जो यहाँ का है लोकल कंपनी, ठीक है, जो अपने इंडिया का है उन पे लगता है, ठीक है। और फॉरेन कंपनी जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सब जो कंपनी है इनके ऊपर भी इनकम टैक्स अपना चार्ज करेगा अमाउंट, ठीक है, टैक्स चार्ज करेगा इनकम टैक्स एक्ट के तहत, ठीक है। और फॉर्म इंक्लूड LLP एक्सेप्ट फॉर सेक्शन 44 AD, ये चीज़ आगे बताएंगे, ठीक है। आगे देखिए एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है, और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। देखिए अगर कोई इंडिविजुअल और कंपनी मिलके चलाए ना, इंक्लूड पर्सन और कंपनी, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे सर, ठीक है, और कोई कंपनी अगर मिलके उसको चलाते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और कवर्स ओनली इंडिविजुअल और ग्रुप, कुछ लोग मिलकर अगर चलाते हैं, कंपनी नहीं है, ठीक है, तो उसको कहेंगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सिर्फ ग्रुप चला रहा है, तो कोई ग्रुप चला रहा है तो उसको कहेंगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। ये हो सकता है मे बी फॉर प्रॉफिट और नॉट, ये भी हो सकता है मे बी फॉर प्रॉफिट और नॉट, ठीक है। इन दोनों में अंतर क्या है सर? डिफरेंस बस इतना ही है कि यहाँ कंपनी नहीं है, इसको कौन चलाता है? ग्रुप या कोई इंडिविजुअल, ठीक है। और यहाँ कंपनी और इंडिविजुअल दोनों मिल के चलाते हैं। तो जब इंडिविजुअल और कंपनी दोनों मिल गया, जब इंडिविजुअल और कंपनी दोनों मिल गया तो क्या करेंगे? एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है। और जब कोई इंडिविजुअल या कोई ग्रुप चलाएगा तो उसको कहेंगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। एग्जाम्पल एसोसिएशन ऑफ पर्सन का एग्जाम्पल रोटरी क्लब हो गया, जॉइंट वेंचर हो गया, ठीक है, ये सब। और आप देखिए जैसे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के लिए एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं ICI है, ठीक है, मजदूर संघ होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होता है, ये सब कौन चला रहा है? ग्रुप चला रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी अलग नियम है, ठीक है। ये भी पर्सन में काउंट होता है इनकम टैक्स के लिए।
ठीक है। और देखिए लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी में कौन कौन आ गया? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ग्राम पंचायत, ईटीसी। जैसे ठेला वाला से विचार करते हैं लोकल अथॉरिटी वाले लोग कि भाई तुम यहाँ ठेला लगा रहा है, गुपचुप बेच रहा है, चाहे चाट बेच रहा है, चाउमीन बेच रहा है, कुछ भी, तो भाई तुमको इतना चार्ज देना पड़ेगा। वो सारी चीज़ पर भी टैक्स चार्ज होता है, ठीक है। और देखिए सातवां सबसे खतरनाक चीज़, एजेपी, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है। एजेपी, एनी पर्सन नॉट कवर्ड, जो ऊपर का 6 में इंडिविजुअल, HUF, ठीक है, कंपनी, फॉर्म, LLP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, जो ये 6 में नहीं आएगा वो यहाँ आएगा, ठीक है। मतलब इनकम टैक्स किसको छोड़ा? किसी को नहीं छोड़ा, कोई नहीं बचा, सब इंक्लूड है पर्सन के अंदर, सब पे चार्ज लगेगा, बस रेट कभी कभार अलग होगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। वो था पीछे हम लोग समझे सर, एक मिनट, पीछे हम लोग समझे पर्सन का डेफिनेशन, ठीक है। अब देखिए सर, असेसी, सेक्शन 2 सब सेक्शन 7, असेसी, एवरी असेसी इज अ पर्सन, एवरी पर्सन लाइबल टू पे टैक्स, ठीक है। और any other sum any other sum under the act are and includes fee plus interest plus penalty, तीनों चीज़ इंक्लूड होगा, ठीक है। टैक्स तो लेगा ही, ठीक है, बट अगर कुछ इंटरेस्ट हुआ या पेनल्टी होगा तो वो भी इंक्लूड होगा। ये पहले नहीं था, ये लॉ में लूप होल था, बट एक केस हुआ उसके बाद ये चीज़ लूप होल से हटाया गया। सिर्फ टैक्स का पेमेंट किया वो, तो उस केस के बाद इनकम टैक्स को रियलाइज़ हुआ कि वहाँ कहीं वो बोला कि इंटरेस्ट फी पेनल्टी कुछ लिखा ही नहीं है, तुम क्यों दे भाई। तो फिर लॉ में अमेंडमेंट हुआ और वो चीज़ यहाँ पे ऐड किया गया, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन अमेंडमेंट के बाद ये चीज़ नोटिफिकेशन सर्कुलर और अमेंडमेंट्स, ठीक है, अमेंडमेंट्स ग्रुप में ये चीज़ लाया गया। अब देखिए असेसी, असेसी में सर 3 पार्ट। ए, पर्सन ऑन होम एनी प्रोसीडिंग इज गोइंग on in respect of his income or other person income including total income of assessee or loss of refund। जैसे मान लीजिए कि पापा का सैलरी है, आप अपने भाई में, अपने मम्मी में, अपने अकाउंट में, अपनी बहन के अकाउंट में डाल दिए हैं, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं सर क्लबिंग। अगर क्लबिंग पकड़ा गया, ठीक है, तो ये चार्जेबल होगा। इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, फिर फी भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, पेनाल्टी भी भरना पड़ेगा, ठीक है। और बी नंबर पे आता है सर डीम्ड, डीम्ड टू बी असेसी, मीन्स डीम्ड टू बी असेसी। जैसे कंपनी के केस में डायरेक्टर हो गए, कंपनी खुद उठ के नहीं जाएगा, उसके जगह पे कौन वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो चीज़ को कहते हैं, ठीक है, डीम टू बी असेसी। तो कंपनी के केस में डायरेक्टर हो गया सर, फार्म के केस में पार्टनर ऑफ फार्म हो गया सर, ट्रस्ट के केस में ट्रस्टी हो गए, ठीक है। तो ये लोग हो गया जो उनके अपने जैसे कंपनी में डायरेक्टर कंपनी के प्लेस पे शो हो रहा है, फार्म में पार्टनर शो हो रहा है और ट्रस्ट में ट्रस्टी शो हो रहा है, ठीक है। अब इनके अलावा अगर असेसी को पाया गया डिफ़ॉल्ट, इफ़ असेसी इन डिफ़ॉल्ट, तो बात ना मानने पर इनकम टैक्स केस करेगा, ठीक है। अगर वो जैसे बोला पेनल्टी इंटरेस्ट फी वगैरह आप पकड़े गए तो वो केस करेगा और आपसे फिर ये क्लेम किए तो आपसे फिर वो सारी चीज़ वसूल करेगा, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ। मंदिर का पैसा और जो चढ़ावा है सर ट्रस्ट नाम से, ठीक है, एओपी और बीओआई में आएगा और उस पर भी एओपी एंड बीओआई के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा, ठीक है। चलिए तो अब सर देखें, ये था असेसी, समझ गए, ठीक है। सर कौन सा स्लाइड था उस, हाँ सेक्शन 4 सर, पर्सन हो गया,
पर्सन हो गया, ठीक है। अब चलते हैं सर प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर पे, ठीक है। आइए, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। सर कैलेंडर ईयर क्यों नहीं लिए, फाइनेंशियल ईयर क्यों नहीं लिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्यों लिए, असेसमेंट ईयर क्यों लिए, इस क्वेश्चन का आंसर अभी आपको देते हैं सर, बस 2 मिनट वेट कीजिए। कैलेंडर ईयर 12 मंथ पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, ठीक है। रीज़न इस वजह से नहीं लिया गया आईटी में, क्योंकि मान लो कोई बिजनेस यार 12 मंथ, मान लो कोई बिजनेस बीच में स्टार्ट हुआ तो फिर उसको कैसे काउंट करेंगे, ये प्रॉब्लम आएगा। 12 मंथ यूज़ नहीं किया जा सकता, इस वजह से कैलेंडर ईयर नहीं लिया गया, ठीक है। इस वजह से कैलेंडर ईयर को हटा दिया गया। फाइनेंशियल ईयर में भी सेम हाल, 12 मंथ पॉसिबल नहीं था। अ पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है, वो काउंट ही होगा 12 मंथ का पूरा, ठीक है। तो रीज़न इस वजह से भी नहीं लिया गया 12 मंथ के कारण, और ब्रिटिश लोग दिया था, ये भी एक रीज़न था। तो इस वजह से फाइनेंशियल ईयर को भी हटा दिया गया। अब आप आइए सर प्रीवियस ईयर, वो दोनों को ना लेते हुए इनकम टैक्स क्या किया, एक नया बनाया अपना वर्ड, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, ठीक है। प्रीवियस ईयर सर क्यों लिया गया, क्योंकि ये 1 डे का भी पॉसिबल है प्रीवियस ईयर, ठीक है। सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग अ फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर, ठीक है। बिकॉज प्रीवियस ईयर जो है, ठीक है, प्रीवियस ईयर, बिकॉज प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल से चालू होगा, ठीक है, बट ख़त्म होने का कोई डेट नहीं था, इसलिए फाइनेंशियल ईयर को नहीं लिए और प्रीवियस ईयर को लिए। इट इज़ द ईयर इन विच इनकम इज़ अर्नड, जो भी आप इनकम कमाएं, ठीक है, इस साल में, उसको कहते हैं प्रीवियस ईयर, और पेमेंट करेंगे अगले साल में, उसको कहेंगे असेसमेंट ईयर, ठीक है। देखिए, असेसमेंट ईयर मीन्स नेक्स्ट ईयर में जो पेमेंट करेंगे वो, तो कैसे, सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 क्या कहता है, एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल, ठीक है। इट इज़ द ईयर इन विच, असेसमेंट ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। इट इज़ द ईयर इन विच टैक्स इज पेएबल, जो आप पिछले ईयर में पैसा कमाए हैं वो आप कहाँ भरेंगे, अगले ईयर गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में दे देंगे, ठीक है। जो आप इनकम कमाएं उस पर जो टैक्स चार्ज, वो टैक्स का पार्ट आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगले ईयर असेसमेंट ईयर में दे देंगे, ठीक है। तो जिस ईयर आप कमाए थे, इनकम इज़ अर्नड, उसको कहते हैं प्रीवियस ईयर, और जिस ईयर आप टैक्स पे करेंगे उसको कहते हैं असेसमेंट ईयर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर 1 फरवरी 2020 को, ठीक है, बजट आया। प्रीवियस ईयर सर इसका क्या है, 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक जो भी आप इनकम कमाएं, ठीक है, वो कहेंगे प्रीवियस ईयर 2020 2021। और असेसमेंट ईयर का मतलब है सर 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक आपको टैक्स पेड कर देना है, तो टैक्स पेड किया जाएगा किस में, असेसमेंट ईयर में। ये ईयर कौन सा होगा, 21 से 22, ठीक है। बजट आया 1 फरवरी 2020 को, मई और नवंबर अटेम्प्ट के लिए, इसलिए ये लागू होगा, ठीक है। अब देखिए प्रीवियस ईयर, मान लीजिए 2019-20 इनकम किए, पैसा कमाए 2019 से 2020 के मार्च तक, और तो असेसमेंट ईयर होगा सर 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक टैक्स पेड, ठीक है, इस ईयर में करेंगे, ठीक है। मई और नवंबर अटेम्प्ट वालों के लिए जो 21 में दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर होगा 2020 से 21, और असेसमेंट ईयर होगा सर 2021 से 2022, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
विजय स्टार्टेड बिजनेस ऑन 6/6/2020, ठीक है। 6 जून 2020 को, ठीक है, विजय स्टार्ट किया बिजनेस। व्हाट इज प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो देखिए, अगर आप ऐसे लिख देंगे, यहाँ 2 आंसर, आंसर 1 आंसर 2, ठीक है। आंसर 1 क्या है सर? आंसर 1 में आप देखिए प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक आप क्या ले सकते हैं प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर तो सर यहाँ फिक्स है, 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक, ये तो सही है, नो डाउट। बट 1 अप्रैल को तो बिजनेस बना ही नहीं, ठीक है। तो इस वजह से प्रीवियस ईयर बनाना पड़ा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ठीक है। ताकि प्रीवियस ईयर क्या लेंगे सर, 6 जून 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक आप जो भी इनकम कमाएं 2020-21 में प्रीवियस ईयर में, वो आप पेमेंट करेंगे टैक्स असेसमेंट ईयर में 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2022 तक, मीन्स 2021-22, ये हो गया आपका असेसमेंट ईयर। इससे सर क्या पता चलता है, इन केस ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस प्रीवियस ईयर स्टार्ट फ्रॉम डेट ऑफ कमेंसमेंट, जिस दिन से बिजनेस स्टार्ट हुआ है उसी दिन से प्रीवियस ईयर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन मतलब समझाना ये था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। बिजनेस स्टार्टेड ऑन 31 मार्च 2021 को, ठीक है। 31 मार्च 2021 को स्टार्ट ही हुआ बिजनेस सर, तो क्या इसका प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर होगा? यस, प्रीवियस ईयर होगा सर 2020-21, 31 मार्च 2021 से लेके 31 मार्च 2021 तक, 1 डे में भी अगर आपने जो इनकम कमाया होगा उसका आपको पेमेंट करना होगा असेसमेंट ईयर में, मीन्स 2021 से लेके 22, 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक आपको उस चीज़ का पेमेंट करना होगा। तो सर इससे हमें क्या सीखने को मिला? सर इससे हमें ये चीज़ सीखने को मिला कि बिजनेस अगर स्टार्ट 31 मार्च 2021 को भी हो तो भी प्रीवियस ईयर कैन बी 1 डे ऑल्सो, एक दिन का भी प्रीवियस ईयर होगा, ठीक है, एक दिन का भी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। जनरल रूल है ये, एक जनरल रूल बता देते हैं। इनकम टैक्स ऑफ प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर में आप जो भी चीज़ कमाए हैं वो 4 टैक्स में टैक्सेबल कब होगा, मीन्स उसमें टैक्स पेमेंट कब करना है, असेसमेंट ईयर नेक्स्ट ईयर में करना है, ठीक है। बिजनेस स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल 2021, तब क्या होगा सर? तो उस केस में 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक आपका प्रीवियस ईयर होगा, और असेसमेंट ईयर आपका होगा 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक, नेक्स्ट ईयर, ठीक है। मतलब सर इनकम कमाओ प्रीवियस ईयर में और टैक्स पेड करो असेसमेंट ईयर में, ठीक है। अब तक हम देखें सेक्शन 1 देखें, पर्सन का भी डेफिनेशन देखें, एसएससी का डेफिनेशन देखें, प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन देखें, असेसमेंट ईयर देखें, बेसिक्स ऑफ चार्जेस देखें, ठीक है। और इसमें एमसीक्यू क्या क्या आता है सर? एमसीक्यू क्वेश्चन 2 है। प्रीवियस ईयर कैन बी 1 डे ऑल्सो इन केस ऑफ कमेंसमेंट, ठीक है। एक दिन का भी प्रीवियस ईयर हो सकता है, जिस दिन से बिजनेस स्टार्ट होगा, एग्जिस्ट करता है बिजनेस जब से, तभी से उस पर प्रीवियस ईयर काउंट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा आप ले लेंगे, उस टाइम तो भाई अप्रैल से लेंगे तो बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब आइए सर एक बार सेक्शन 4 के डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अब आएगा ये समझ में, देखिए असेसमेंट ईयर हो गया, प्रीवियस ईयर हो गया, एनी पर्सन हो गया, रेट स्पेसिफाइड इन एनुअल फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट जब आता है बजट तो उसमें रेट दिया हुआ रहता है, उस रेट के अकॉर्डिंग, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब देखिए, अब ये चीज़ का मतलब क्या है, किसी व्यक्ति का प्रीवियस ईयर का इनकम पर टैक्स पेड करना, ठीक है, किसी व्यक्ति का, यहाँ लिखा हुआ है,
किसी व्यक्ति का प्रीवियस ईयर का इनकम पर टैक्स पेड करना असेसमेंट ईयर में दिए हुए रेट्स या एनुअल फाइनेंस एक्ट में जो रेट दिया है उसके अकॉर्डिंग टैक्स का पेमेंट करना, ठीक है, कहलाता है सेक्शन 4 का मतलब। ठीक है, चलिए तो यहीं तक था आज का वीडियो, बाकी तो कंक्लूजन सब कुछ हो ही गया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।